नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स एनिमल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आज मैं बात करने वाला हूँ बुलसाई प्रेस की नवीनतम प्रस्तुति ड्रैकुला पार्ट 2 रेवलेशंस के बारे में। और जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, ये एक सीरीज़ चल रही है ड्रैकुला की, जिसका ये सेकंड पार्ट है। और चूंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो तकरीबन 2 साल पहले आया था, मैंने इसके ऊपर कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनाया है। मैं सोच रहा हूँ अपने आज के इस रिव्यू वीडियो में दोनों कॉमिक्स को कवर कर लिया जाए, ताकि इट विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो। आई मीन एज अ रीडर, इफ़ यू हैवंट रेड द फर्स्ट पार्ट, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्टोरी आर्क, जो कि अब तक किस तरह से स्टोरी शुरू हुई और चल रही है। थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। तो आप साथ बनाए रखिए, जल्दी हम बात करते हैं इस कॉमिक्स के बारे में। और मैं मिलता हूँ आपको एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स में। दोस्तों, अगर मैं इस सीरीज़ की बाहरी रूपरेखा के बारे में बात करूं तो ये बताना चाहूँगा कि जो कवर आर्ट हैं दोनों पार्ट्स के बहुत ही शानदार बन पड़े हैं। पार्ट 1 का जो कवर आर्ट आप देख रहे हैं, ये लॉरा जुकेरी के द्वारा बनाया गया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डबल स्प्रेड लिए हुए है, काफ़ी बड़ा पेज ये बनता है और पूरा स्कोप देता है आपको अपने कवर आर्ट को अच्छे से, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दिखाने का। और उसके अलावा मैं अगर टीम के बारे में बात करूं तो दोस्तों, दोनों पार्ट्स में लगभग सेम ही टीम है। एक कंटिन्यूटी लिए हुए है ये टीम, जहां पर श्रुति मेनन ने राइटिंग का काम संभाला है, दीप जॉय सुब्बा ने आर्टिस्ट के तौर पर चीज़ें देखी हैं, और कलरिस्ट हैं मॉरिसियो सेंटियागो। इसके अलावा जो एकमात्र बड़ा मेजर डिफरेंस मैं कहूँगा दोनों पार्ट्स में है, वो है लेटरर का। जहाँ फर्स्ट पार्ट में मंदार गंगली जी थे, वहीं सेकंड पार्ट में रविराज आहूजा ने एडिटिंग और डिज़ाइनिंग के अलावा लेटरिंग का कार्यभार भी देखा है। यहाँ पे शालू गुप्ता, आपने एक नाम देखा था, वो मैं एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले राजरेमान और अब यहाँ पर ड्रैकुला पार्ट 2 में को पब्लिशर की भूमिका निभाई है। दोस्तों, सेम टीम और विजन के चलते कहानी और चित्रांकन में एक कंटिन्यूटी बनी रहती। दोस्तों, हम कहानी के बारे में बात कर लेते हैं और मैं शुरुआत करना चाहूँगा ड्रैकुला पार्ट 1 द बैटल ऑफ 3 किंग्स से। देखिए दोस्तों, होता क्या है, फिक्शन राइटिंग में जो राइटर्स लोग होते हैं वो अक्सर रेफरेंसेस के तौर पर, जिसे आप इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं, जो प्रेरणा स्रोत उनके रहते हैं, या तो वो हिस्ट्री से संबंधित कोई चीज़ उठा लेते हैं, कोई हिस्टोरिकल एपिसोड्स, या फिर माइथोलॉजी से जुड़े हुए कुछ रेफरेंसेस वो ले लेंगे और उसके साथ वो अपनी कल्पना शक्ति का कुछ भिड़ंत करते हैं और नई कहानियों के साथ आप तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस कुछ लिए हैं राइटर सुदीप मेनन जी ने अलेक्जेंडर की एज से। जो मैसेडोनियन किंग था, ये बहुत ही ब्रेव और नॉट सो पॉपुलर किंग था, जो कि अपने विश्व विजय अभियान पे निकला हुआ था। आप सभी इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो मिस्टर मेनन ने अलेक्जेंडर वाली एज में पहुंच गए हैं और कुछ अपनी कल्पना शक्ति को उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया इसके साथ जोड़कर, और लेकर आए हैं बहुत ही एब्जॉर्बिंग कहानी ड्रैकुला सीरीज़ के तौर पर। तो यहाँ पर हुआ क्या है, मेनन भाई साहब आपको ले गए हैं आई थिंक अराउंड 370 BC के आसपास, जहाँ पे ये जो मैसेडोनियन किंग है अलेक्जेंडर अपने विजय रथ पर सवार इंडिया में पहुँच चुका है, जहाँ पर इसके विजय रथ को रोकने के लिए खड़े हैं एक बहुत ही शक्तिशाली राजा, पौरव राज उनका नाम है, जिनको पोरस भी कहा जाता है, और पोरस से ही उनको रेफर किया गया यहाँ पर। तो उनके विजय रथ को रोकना इतना आसान नहीं है, वो बेधड़क चले आ रहे हैं, बैटल आफ्टर बैटल जीत के, वॉर आफ्टर वॉर अपना परचम लहराकर। बट यहाँ पर उनको कड़ी टक्कर देने का मादा रखने वाले पोरस पहुँच जाते हैं। लेकिन आई मीन इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, आई मीन पोरस इज नो मैच फॉर अलेक्जेंडर्स ग्रेट फाइटिंग स्किल्स, और वो युद्ध में हार जाते हैं। अब ऐसे में जब वो हार जाते हैं तो उनको बंदी बना लिया जाता है, और अलेक्जेंडर उनको उनकी बहादुरी से खुश होकर उसको मृत्युदंड देने के बजाय उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहीं पर उसी के राज्य में तैनात कर देता है कि बेटा, मैं तो आगे जा रहा हूँ अपने विजय अभियान पर, आप रुको और मेरे बिहाफ पर ये सारा कार्यभार देखो। अब ये तो बहुत ज़बरदस्त बेइज्जती हो गई। आई मीन उस ज़माने में इतनी गैरत होती थी राजाओं में, जो कि हमारे पोरस में भी थी। उनको लगा कि भाई ये तो जीते जी मरने वाली बात है, युद्ध में अगर मर जाता, वीरगति को प्राप्त होता तो वो ज़्यादा अच्छी बात थी, बट ये तो मुझे जीते जी मार गया है। तो वो ना बहुत ही जीते जी एकदम नीरस लाइफ जीता है। और इस
मन ही मन वो चाहता है कि मतलब किस तरह से वो अलेक्जेंडर से अपनी इस बेइज्जती का बदला ले। ऐसे में एंट्री होती है एक रहस्यमय किरदार की जिसका नाम है व्लाद, या फिर इसको ड्रैकुला भी आप कह सकते हैं। वो ऐसे में आकर इस राजा पोरस की मनोस्थिति को समझता है और उसको हेल्प करता है अपना बदला लेने में। वो बदला कैसे लिया जाता है, क्या और इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, उसको जानने के लिए आपको पार्ट 1 पढ़ना ही पड़ेगा, वो मैं और नहीं बताऊंगा। हाँ, एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर कि इस फर्स्ट पार्ट में ड्रैकुला की बैक स्टोरी बताई गई है। ठीक है, अब आगे आप इस पार्ट को खरीदें, पढ़ें और खुद जानें। मैं आऊँगा क्विकली अब पार्ट 2 पर। तो दोस्तों, पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो मेरे पास ये इंग्लिश वेरिएंट है, ड्रैकुला पार्ट 2 रेवलेशंस करके, और इसकी स्टोरी जो है दोस्तों ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पार्ट 1 में ख़त्म हुई थी। पार्ट 1 के एंड में दिखाया गया था कि ड्रैकुला किंग पोरस को मारकर उसकी वाइफ और उसके किंगडम को हत्या चुका है, और अब वो पूरे भारतवर्ष को पर अपनी हुकूमत करने चल पड़ा है। और इस यात्रा में वो मतलब कई राज्यों के राजाओं को परास्त करता है, लेकिन एक चुनौती उसके सामने खड़ी हो पड़ती है जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। जी हाँ, ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिनके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, चाणक्य जिनके गुरु थे, और किस तरह से उन्होंने एक दुष्ट राजा धनानंद को मारकर मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की थी। बट उस बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज उस रेफरेंस को अगर आप ना भी जाने समझे तो भी आप को खास फर्क नहीं पड़ेगा इस स्टोरी की पेस के साथ तालमेल बिठाते हुए। कहानी ये है कि चंद्रगुप्त जो राजा थे वो बहुत ही वीर थे, तो वो चुनौती देते हैं इस ड्रैकुला को, इसके विजय रथ को। ये अपनी पूरे मतलब इविल फोर्सेस के साथ पहुंच जाता है युद्ध भूमि पर। वहाँ पर बहुत उम्मीदें थी चंद्रगुप्त से, लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो युद्ध भूमि में आते हैं तो ज़्यादा टाइम वो टिक नहीं पाते हैं और वो थोड़ा ज़ख्मी हालत में युद्ध भूमि छोड़कर चले जाते हैं। तो कई तरह की थ्योरीज मतलब उड़ने लगती हैं। कुछ ऐसी न्यूज़ भी आती है कि वो मारे गए हैं, फिर कहीं ये अफवाह फैलती है कि वो ज़ख्मी हालत में थे और वो युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। अक्सर इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती थी ताकि जो विपक्षी खेमा है वहाँ पर वो सब लोग डीमोटिवेट हो जाएं और फिर आत्मसमर्पण कर दें। और वैसे भी अगर राजा हार गए तो आप समझ ही लीजिए कि उसकी जो सेना है वो तो हारी हुई मान ली जाती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा टकराव दिखाया गया है। मैं ज़्यादा कहानी आपको डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा बिकॉज इट्स अ न्यू कॉमिक, तो थोड़ा सा मज़ा ख़राब होने की आशंका है। बट ये टकराव बड़ा शानदार है। इसमें काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मतलब आगे पीछे चलते रहते हैं। जो इवेंट्स हैं जिस तरह से वो अनफोल्ड होते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन से ठीक उलट चीज़ें होती हुई आपको इसमें मिलेंगी। हालांकि ये स्टोरी डन एंड डस्टेड मतलब हिस्टोरिकल रेफरेंस लिया हुआ है, लेकिन उसमें जो सुदीप मेनन ने ये अपनी थोड़ी इमेजिनेशंस डाली है और ये जो ड्रैकुला वाला एंगल जोड़ा है वो काफ़ी शानदार बनता मालूम पड़ रहा है। और मतलब ये स्टोरी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है। और ये मैं आपसे इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पार्ट 1 भी पढ़ा है, पार्ट 2 भी अभी हाल ही में ख़त्म किया है। तो बहुत अच्छे से ये स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है और इसमें काफ़ी मादा है। भविष्य में भी अगर इसके कुछ और पार्ट्स आते हैं, जो कि संभावना बहुत प्रबल है उसके आने की, तो भविष्य के पार्ट्स जो भी आएंगे उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है स्टोरी लाइन में। ये जो स्टोरी आर्क है ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देकर जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टवर्क की। देखिए, अब जो आर्टवर्क की बात अगर मैं करूं तो ये जो यंग आर्टिस्ट हैं दीप जॉय सुब्बा इनका नाम है, ग्रेट जॉब, एब्सोल्युटली नीट वर्क। इनका टैलेंट इनकी उम्र से बढ़कर मालूम पड़ता है। आई थिंक इनकी उम्र जो है अभी कुछ 26-27 साल के आसपास होगी। यंग टैलेंट की बात करें तो आई थिंक तदम ग्यादू के बाद दीप जॉय एक अच्छी खोज कहे जा सकते हैं। दीप जॉय के आर्टवर्क को लेकर अगर कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं शेयर करूं यहाँ पर तो वो ये होंगे। नंबर 1, जो लुक एंड फील था ड्रैकुला पार्ट 1 का, उसे न सिर्फ उन्होंने पार्ट 2 में मेंटेन किया है बल्कि और निखारा है। ये एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो अभ्यास और अनुभव के साथ साथ अपनी प्रतिभा में निखार लाता रहता है। नंबर 2, ड्रैकुला की जो एंट्री वाले जो फ्रेम्स हैं उसमें पॉइगनेंस और ग्रेस का बहुत अच्छे से उन्होंने उसको कैप्चर किया है अपने आर्ट में। और जो पॉइंट नंबर 3 है, जितने भी निर्णायक मोमेंट्स हैं इस कहानी में, चाहे वो फाइटिंग सीक्वेंसेस हों या फिर वर्बल कन्फ्रंटेशन वाले, उनको खूबसूरती के साथ चित्रित किया है इस यंग टैलेंट ने। स्पेशल मेंशन मॉरिको के लिए जिन्होंने कलरिंग बहुत अच्छे से की है।
मॉडर्न एज को बहुत अच्छे से परोसा है और ड्रैकुला के नाइट सीक्वेंसेस वाले फ्रेम्स मुझे बहुत ही पसंद आए। रवि राज जी ने लेटरिंग के क्षेत्र में बहुत जल्दी एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। हालांकि वो ये मेंटेन करते रहते हैं कि डूइंग लेटरिंग इज़ जस्ट अ साइड हसल फॉर हिम, बट उनके द्वारा की गई प्रोफेशनल अंदाज में ये लेटरिंग को देखकर ऐसा लगता नहीं है। सो आई एम एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड विद हिज स्टाइल ऑफ लेटरिंग। बाकी आर्टवर्क में तुरंत अगर हम वापस आएँ तो आप देख ही पा रहे हैं क्या गजब से फ्रेम्स लेकर आए हैं दीप जॉय सुब्बा हम सभी के लिए। तो अब कुछ एक फेवरेट पैनल्स में अगर आपको दिखाना चाहूँ दोनों पार्ट्स में, पहले पार्ट 1 से शुरू करूँगा। सो ये मेरा फेवरेट पार्ट है, बहुत मज़ा आता है मुझे दिखाने में। देखिए ये जो आपको पैनल्स दिख रहे हैं जहाँ पे अलेक्जेंडर और किंग पोरस की सेनाएं आपस में भिड़ रही हैं। जो फर्स्ट पैनल अगर आप देख रहे हैं और लाइकवाइज नीचे भी आप देखेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये जो क्या मतलब कितने अच्छे खूबसूरती के साथ उसको कैप्चर किया है। जो फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, जिस मोमेंटम के साथ सेना आती है या फिर भिड़ती है विपक्षी सेना से, वो बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। दूसरा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जो किंग पोरस की एंट्री होती है एक विशालकाय हाथी पर, तो ये पैनल मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। काफ़ी अच्छे से दीप जॉय सुब्बा ने इसको ड्रॉ किया है। और आगे हम बढ़ें तो जो युद्ध की विभीषिका होती है वो इस फ्रेम में बहुत अच्छे से कैप्चर हो रही है। लाशों के ऊपर मंडराते चील कौवे, और काफ़ी अच्छे से इसको दिखाया गया है। आगे हम बढ़ें तो जो व्लाद है, ये जो ड्रैकुला है, उसका एक फुल पेज चित्रण किया गया है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। इस लुक में ड्रैकुला काफ़ी पसंद आ रहा है। और पार्ट 2 की तरफ अगर मैं रुख करूं तो इसमें भी कुछ एक पैनल बहुत ही गजब बन पड़े। शुरुआत में ये जो आप सीन देख रहे हैं इस पैनल में, ये ड्रैकुला की जब एंट्री होती है एकदम शांत तरीके से रात के अंधेरे में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आगे जाके अगर हम उस टाइम पे ये जो सिटी का एक माहौल है उसको कुछ कैप्चर करने की कोशिश है इस आर्टिस्ट द्वारा, काफ़ी अच्छा लग रहा है उस टाइम का जो माहौल रहा होगा। और आगे देखेंगे तो ये जो पैनल है यहाँ पे ड्रैकुला की जो पत्नी है वो जब मोर्चा संभाल रही है अपनी वैम्पायर सेना के साथ, तो ये आक्रमण वाला सीन है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर चंद्रगुप्त जब अटैक करते हैं ड्रैकुला के सीने में, कोशिश करते हैं वो एक सिल्वर खंजर से वार करके, तो वो ये जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला पैनल। और लास्ट का जो पेज है जहाँ पे चाणक्य एक प्रीमाइस को छोड़ते हुए निकल रहे हैं, कुछ ऐसे हिंट देते हुए कि कुछ और अमेजिंग इवेंट्स फ्यूचर में आने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। तो साइज़ की हम बात करेंगे तो जो बुल्सआई प्रेस की तरफ से जो कॉमिक्स आती हैं उनका जो स्टैंडर्ड साइज़ रहता है उसी साइज़ में ये दोनों पार्ट्स अवेलेबल हैं। प्राइस की मैं बात करूँ तो पार्ट 1 ₹249 में अवेलेबल है, वहीं जो पार्ट 2 है उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, ₹329 में वो अवेलेबल है। उसका कारण यह है कि पार्ट 1 जहां आपको 32 पेजेस में उपलब्ध कराई गई थी, वहीं पार्ट 2 जो कि विस्तृत फॉर्म में आया है वहां पेजेस की संख्या बढ़ा दी है। 44 पेजेस आपको मिलते हैं टोटल इसमें। और नॉवेल्टी की बात की जाए तो पार्ट 2 के साथ फिलहाल कोई नॉवेल्टी उपलब्ध नहीं है। पार्ट 1 में आपको एक मैग्नेट स्टिकर मिला ज़रूर था, लेकिन पार्ट 2 में देखिए फ़ायदे का प्रोपोजिशन नहीं है, इसलिए इस नॉवेल्टी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर एक फाइनल वर्डिक्ट के बारे में हम लोग बात करें तो ड्रैकुला का किरदार वो किरदार है जो कि भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में, भारतीय कॉमिक्स इतिहास में कई बार इसको एक्सप्लोर किया जा चुका है। कुछ अच्छे प्रयास से, कुछ नॉट सो गुड थे, बट यहाँ पर जो बुल्सआई प्रेस ने ये उनकी जो रेंडिशन है ड्रैकुला को लेकर, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो काफ़ी एक ईमानदार कोशिश सी मालूम पड़ती है। काफ़ी अच्छे से उन्होंने इस कहानी को रचा है और उसके ऊपर फिर जो आर्टवर्क का बेहतरीन मतलब संगम हुआ है, तो एक जो फाइनल प्रोडक्ट आप तक पहुंचा है वो एक मुकम्मल रीडिंग एक्सपीरियंस आपको देने की कुव्वत रखता है। तो बेहिचक आप इस कॉमिक्स को ख़रीद डालिए। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि दोनों कॉमिक्स को एक साथ ऑर्डर कर डालिए और इस कहानी का लुत्फ़ उठाइए। और आने वाले टाइम में इसके और भी पार्ट्स आने की आशंका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी से अपना जो ड्रैकुला का बुल्सआई वाला ड्रैकुला का जो कॉमिक्स कलेक्शन है अभी से संजोना शुरू कर दीजिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। बहुत सी नई कॉमिक्स आ रही हैं, तो होपफुली हम लोगों की मुलाकात बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करेगी आने वाले कुछ दिनों में।
चलिए चलता हूँ, गुड बाय।